जब क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है आपने सबसे पहले लिखना है लोन यूटिलाइज्ड फॉर द टाइम पीरियड। किस टाइम पीरियड के लिए आपने लोन को यूटिलाइज किया? फ्रॉम 1 जनवरी अंटिल 31 दिसंबर। एम आई राइट? एक तो ये लिखना है कि आपने इस स्पेसिफिक टाइम पीरियड में, इस क्वेश्चन में उसने 12 मंथ्स का कह दिया, पॉसिबल है कि लेस देन 12 मंथ्स हो, मोर देन 12 मंथ्स हो। जिस स्पेसिफिक ईयर की वर्किंग आप कर रहे हो, काउंटिंग कर रहे हो, उस स्पेसिफिक ईयर में आपने लोन की अमाउंट को कितने टाइम पीरियड यूज किया वो पहले लिख लो। भाई हमने 12 मंथ्स यूज किया है तो 12 मंथ्स का ही मेरा क्या होगा? इंटरेस्ट एक्सपेंस। अब जब आपने इंटरेस्ट के एक्सपेंस को डिवाइड करना है कि कितना कैपिटलाइज्ड होगा और कितना एक्सपेंस आउट होगा, ये जानने के लिए नेक्स्ट इंफॉर्मेशन जो आपके पास होनी चाहिए वो कंस्ट्रक्शन टाइम पीरियड की। और जो कंस्ट्रक्शन का बेटे टाइम पीरियड है वो क्या है? फ्रॉम अंटिल 1 दिसंबर, 31 दिसंबर, 1 दिसंबर भी हो सकता है। तो ये कंस्ट्रक्शन का टाइम पीरियड एक तो आपने ये लिखना है। आगे बढ़ना है, ये कितने मंथ्स बनते हैं? ये तो बने ना 12 मंथ्स, और ये कितने मंथ्स बने भाई? टोटल ये कितने मंथ्स बने? 10 मंथ्स। फ्रॉम 1 मार्च टू 31 दिसंबर कितने मंथ्स बने? 10 मंथ्स। अब उसमें अगर कोई सस्पेंशन है वो अलग कर लो और जो वर्क हुआ है उसका टाइम पीरियड अलग कर लो। अब कितने मंथ्स वर्क हुआ है? 9 मंथ्स। और सस्पेंशन कितने मंथ्स की हुई है? 1 मंथ की। अब जब सस्पेंशन हुई है उसकी रीजन देखो, क्या ये कंपल्सरी थी? नो, ये कंपल्सरी नहीं थी, नॉट कंपल्सरी। तो इसका मतलब क्या है? मेरे पास इंफॉर्मेशन क्या आई? मैंने सिर्फ 9 मंथ्स के एक्सपेंस को कैपिटलाइज करना है और रिमेनिंग 3 मंथ्स के एक्सपेंस को क्या करना है? एक्सपेंस आउट करना है, इंटरेस्ट को। ऐसे इजी हो जाएगा आपके लिए, ठीक है? तो जब ये सेग्रीगेशन हो गई, इसने क्या होना है? ऐड हो जाना है इन नॉन करंट एसेट। और इसका क्या करेंगे भाई? ये नॉन करंट एसेट में ऐड होगा और इसने कहां चले जाना है? इनकम स्टेटमेंट। अब अगली बात कीप इन माइंड, अगर 9 मंथ्स के इंटरेस्ट के एक्सपेंस ने कैपिटलाइज होना, और वो कौन कौन से 9 मंथ्स हैं बताइए? सिर्फ उसमें एक्सक्लूड किसको करना है? सस्पेंशन कब हुई है? अगस्त में। सिर्फ अगस्त की इन्वेस्टमेंट इनकम जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस में जानी है, इंक्लूडिंग जनवरी एंड फरवरी। अब देखो इन्वेस्टमेंट इनकम भी लिख लेते हैं। इन्वेस्टमेंट इनकम फॉर द मंथ ऑफ जनवरी, फरवरी एंड अगस्त, इसने कहां जाना है? इनकम स्टेटमेंट। और जो रिमेनिंग मंथ्स की है उसका क्या करना है? अगेंस्ट कैपिटलाइजेशन। ऐसे याद रखोगे, चीजों को सॉल्व करोगे, कभी भी मिस्टेक नहीं होगी। क्लियर हो गया? थैंक यू बेटा। आगे बढ़ते हैं। अब सुनिए, स्पेसिफिक बोरिंग पे आपकी ग्रिप हो गई कि वर्किंग को कैसे करना है। अब जनरल बोरिंग की तरफ चलते हैं। जनरल बोरिंग में कितने कंपोनेंट्स यू हैव टू कैलकुलेट? जस्ट 1 कंपोनेंट, और वो कौन सा? इंटरेस्ट एक्सपेंस, बोरिंग कॉस्ट। और उसमें याद कीजिए मैंने कुछ लिखवाया था वहां, जब बोरिंग कॉस्ट लेनी है स्पेसिफिक बोरिंग में, होता पता है क्या है? आपने एक सोर्स से नॉर्मली स्पेसिफिक बोरिंग की होती है, इंटरेस्ट का एक रेट होता है। जनरल बोरिंग में, जनरल बोरिंग जो लोन होता है उसका पूल बना होता है, उन फंड्स का पूल बना होता है। आपने बैंक ए से भी बोरो किया, बैंक बी से भी बोरो किया हुआ, बैंक सी से भी बोरो किया हुआ है। क्या तमाम बैंक हमसे इंटरेस्ट का एक्सपेंस सेम चार्ज करते हैं? वो बैंक टू बैंक रेट वेरी करते हैं, बैंक टू बैंक भी वेरी करते हैं। और आप जो लोन ले रहे हो वो उसकी नेचर क्या है, उसका टाइम पीरियड क्या है, बड़े सारे फैक्टर्स डिसाइड करते हैं कि लोन के एंगेजमेंट इंटरेस्ट का रेट क्या होगा, तो वो वेरी करते हैं। अब हम ना बैंक ए के इंटरेस्ट एक्सपेंस को बेस बना सकते हैं, ना बैंक बी के इंटरेस्ट एक्सपेंस को बेस बना सकते हैं, ना बैंक सी के इंटरेस्ट के एक्सपेंस को बेस बना सकते हैं। क्यों?
मैंने किसी एक स्पेसिफिक बैंक के कर्जे को यूटिलाइज नहीं करना, जो तमाम बैंक से डिफरेंट सोर्सेज से मेरे पास पैसा एक जगह समअप हुआ है, पूल अप हुआ है, उस पूल में से पैसा मैंने निकालना है। तो उस पूल में से जो मैं पैसा निकाल रही हूं उसमें वो पैसा भी शामिल है जो बैंक ए से आया, जो बैंक बी से आया और बैंक सी से आया। ऐसी सिचुएशन में हम करते क्या हैं, इंटरेस्ट का वेटेड एवरेज रेट फाइंड आउट करते हैं। ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट का एक वेटेड एवरेज रेट फाइंड आउट करेंगे, जिसका नाम उसने यहाँ स्टैंडर्ड में क्या लिखा हुआ है, कैपिटलाइज्ड रेट। मैंने लिखवाया हुआ ना आपको। और कैपिटलाइज्ड रेट फाइंड आउट करने की बहुत सी अप्रोचेज हैं जो आपके एग्जामिनर ने दी है, मैं वही अप्रोच यूज कर लेती हूँ, अदरवाइज इसे सिंपली हम मैथमेटिकली भी सॉल्व कर सकते हैं। और जनाब कैसे फाइंड आउट करना है, लीजिए जर्नल बोरिंग का एक क्वेश्चन लेते हैं और इसे ट्राई करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। चलिए जनाब एग्जाम्पल नंबर 7 पे आइए, पेज नंबर 33, एग्जाम्पल नंबर 7। रिक्वायरमेंट पे पहले फोकस करते हैं। रिक्वायरमेंट क्या है, जनरल बोरिंग या तो वर्ड यूज करेगा कैपिटलाइजेशन रेट का, या वर्ड वो यूज करेगा वेटेड एवरेज बोरिंग रेट। ना सिर्फ रेट आपको फाइंड आउट करना है, बल्कि एलिजिबल बोरिंग कॉस्ट जो कैपिटलाइज होनी है वो भी आपको फाइंड आउट करनी है। अगर सपोज जनरल बोरिंग कॉस्ट सिर्फ उसने रिक्वायर की, रेट रिक्वायर नहीं किया, तब भी याद रखिएगा रेट के बगैर हम जनरल बोरिंग कॉस्ट को कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो वेटेड एवरेज रेट या कैपिटलाइजेशन रेट मस्ट आपको कैलकुलेट करना होगा, फिर जनरल बोरिंग कॉस्ट आपके पास आएगी, क्योंकि जो जनरल बोरिंग कॉस्ट है इंटरेस्ट एक्सपेंस वो उस रेट पे डिपेंड कर रहा है। इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले मैं फिर रिकॉल करवा दूं कि जर्नल बोरिंग का जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं स्पेसिफिक बोरिंग की तरह नहीं करते कि पूरे प्रोजेक्ट के लिए जितना पैसा चाहिए एक ही दफा निकाल लिया। जब जब जितना चाहिए तब तब हम उतना विड्रॉ करेंगे और यूज करेंगे। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखते हुए वर्किंग करनी है। पढ़ते हैं, सुनिएगा। कहता है On 1st January 2018, Sara Limited started the construction of an asset. To meet the financing requirement, borrowing was made from 3 different banks at the start of the year as follows. आपने बैंक ए से 70,000 का कर्जा लिया और उसने आपको इंटरेस्ट रेट क्या चार्ज किया, 10%। बी से लिया 60,000, उसने इंटरेस्ट रेट कितना चार्ज किया, 8%। सी से कर्जा लिया 50,000, उसने क्या चार्ज किया, 12%। तो भाई इस इंफॉर्मेशन की बेस पे मुझे सबसे पहले क्या करना है, कैपिटलाइजेशन रेट फाइंड आउट करना है। देखो मैं 2 डिफरेंट अप्रोचेस से आपको कैलकुलेट करके दिखाती हूँ। पहले वो अप्रोच करते हैं जो बुक बता रहा है, फिर दूसरी अप्रोच की तरफ चलेंगे। जी जनाब, आप मुझे आपको जो मैंने फॉर्मूला फॉरवर्ड किया है कैपिटलाइजेशन रेट का, वो क्या फॉरवर्ड किया है, वो मैंने आपको फॉरवर्ड किया है बोरोइंग कॉस्ट। बोरोइंग कॉस्ट का मीनिंग क्या होता है, साइलेंट प्लीज, इंटरेस्ट एक्सपेंस डिवाइडेड बाय आउटस्टैंडिंग बोरोइंग। बुक ये वर्ड यूज करता है। आउटस्टैंडिंग बोरोइंग का मतलब क्या है, रिमेनिंग लोन। और परसेंटेज में आंसर चाहिए, इसलिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई। हाँ जी, इंफॉर्मेशन नोट करवाइएगा। बैंक ए से कितना बोरो किया, 70,000। इंटरेस्ट का रेट क्या है, 10%। तो इंटरेस्ट का एक्सपेंस कितना बना,
70,000 का 10% 7,000। बैंक बी से कितना कर्जा लिए? रेट क्या था? 8% कितना बना? 4,800। अच्छा भाई, सी से कितना कर्जा लिए? रेट क्या है? कितना हुआ? टोटल कर्जा कितना बना? 180। टोटल कर्जा मेरा बना 1,80,000, कोई वापस नहीं किया। आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है? देखो मैंने वर्ड क्या लिख दिया, रिमेनिंग लॉन। हम कर्जा लेते हैं, कुछ उसमें से वापस भी कर देते हैं, और जो बाकी रह गया उसे रिमेनिंग लॉन कहते हैं या फिर आउटस्टैंडिंग लॉन। क्वेश्चन में सम टाइम कंफ्यूज करने के लिए ये भी बताएगा कि स्टार्ट में हमने लॉन कितना लिया और अब आउटस्टैंडिंग कितना है आफ्टर पेमेंट। तो आपने कौन से लॉन की अमाउंट को पिक करना है? जो टोटल पहले लिया था वो नहीं, आउटस्टैंडिंग। ठीक है, ये गलतियां नहीं करनी है। आगे चलते हैं। इस टोटल लॉन के अंगेंस्ट में टोटल इंटरेस्ट एक्सपेंस आपको कितना पड़ा है? 17,800। चलो अब ये फॉर्मूला क्या कहता है कि जो टोटल इंटरेस्ट एक्सपेंस है, टोटल का वर्ड यूज कर लेते हैं, चलें भाई। जो टोटल इंटरेस्ट एक्सपेंस है एंड दैट इज 17,800 शुड बी डिवाइडेड बाय टोटल आउटस्टैंडिंग लॉन अमाउंट, कि ये इंटरेस्ट का एक्सपेंस इस लॉन की अमाउंट के अगेंस्ट में है। तो वेटेड एवरेज रेट क्या हुआ? 9.8%। हमेशा याद रखिएगा, ये जो कैपिटलाइजेशन रेट या जिसे हम वेटेड एवरेज रेट कहते हैं, ये हमेशा मिनिमम और मैक्सिमम रेट के सेंटर में लाई करेगा। आपका मिनिमम इंटरेस्ट रेट कितना है, मैक्सिमम कितना है, क्या इसके सेंटर में लाई कर रहे? ओके, आपकी कैलकुलेशन में कोई एरर नहीं है। दूसरा तरीका कार बेटे ये होता है, मैथमेटिकल अप्रोच ये होती है कि नहीं, मैंने सिंपल क्या करना है, देखो मुझे टोटल जो पैसा चाहिए फॉर दिस प्रोजेक्ट, जो टोटल फाइनेंसिंग चाहिए जनरल बोरिंग से, वो 1,80,000 चाहिए, जिसमें से 70,000 की फाइनेंसिंग कौन कर रहा है? बैंक ए कर रहा है, और इसके अंगेंस्ट में वो हमसे क्या चार्ज कर रहा है? 10%। मैंने इनकी वेट्स इस प्रोपोर्शन से ले लेने, 70 बाय टोटल, 60 बाय टोटल, 50 बाय टोटल, मल्टीप्लाइड बाय उनके रिस्पेक्टिव रेट। देखो कितना आता है। मुझे इंटरेस्ट का एक्सपेंस फाइंड आउट नहीं करना पड़ेगा, रेट की बेस पे 2.88, 3.88 बढ़ते जाओ बेटे, 2.67, 3.3। चलो भाई ऐड करो, आपके पास सेम आ गया 9.8%। तो आप चाहो तो यूज सॉल्व कर लीजिए, आप चाहो तो उनका फॉर्मूला यूज कर लीजिए, सिचुएशन के अकॉर्डिंगली जो चीज आपको आसान लगे वो आपने पिक कर ली। तो स्टेप नंबर 1 हम ये किए, नोट इट। हमने क्या किया, कैपिटलाइजेशन रेट जो कि एक वेटेड एवरेज रेट होता है वो हमने फाइंड आउट कर लिया वेट्स के अकॉर्डिंगली। और वेट किसको कहते हैं? बेस को कहते हैं। और बेस किसको बनाया कि हमने इस प्रोजेक्ट को फाइनेंस करने के लिए किस जर्नल बोरिंग पूल में से कितना पैसा यूटिलाइज किया। हाँ जी बेटे, यहां तक बात समझ में आ गई। अब चलते हैं जनरल बोरोइंग कॉस्ट।
और वो फाइंड आउट करने के लिए रेट कौन सा यूज करेंगे? कैपिटलाइज्ड रेट। जनरल बोरिंग कॉस्ट मतलब मुझे क्या फाइंड आउट करना है? इंटरेस्ट का एक्सपेंस। इंटरेस्ट का एक्सपेंस कितना इंकर्ड होगा डिपेंड कि आपने उस लोन की अमाउंट को कितने टाइम पीरियड के लिए यूज किया। तो बढ़ते हैं भाई, वो कहता है आपको 30,000 की जरूरत पड़ी है 1 जनवरी को। 30,000 की आपको जरूरत पड़ी है कब? ऑन 1 जनवरी। तो मैंने जनरल पूल में से 30,000 निकाल लिया। कब? 30,000। अब ये मैंने कब तक यूटिलाइज करना है? जब तक आपकी कैपिटलाइज का पूछा ना, कैपिटलाइज तब तक होना है जब तक कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं होती। और इंटरेस्ट के एक्सपेंस ने कब तक इंकर्ड होना है? जब तक रीपेमेंट नहीं हो जाती। तो यहां पे वो सपोज कर रहा है कि जो स्पेसिफिक टाइम पीरियड है वो पूरे का पूरा साल कंस्ट्रक्शन के लिए लगा। देखो तो चेक करो, ऐसा कह रहे, द कंस्ट्रक्शन ऑफ द एसेट वाज कंप्लीटेड ऑन 31 दिसंबर। तो बेटे मैंने 1 जनवरी को अगर 30,000 का कर्जा लिया, 31 दिसंबर तक यूज किया, कितने मंथ्स यूज हुआ? 12 मंथ्स। तो इस पे 12 मंथ्स का इंटरेस्ट का एक्सपेंस होगा किस रेट पे? 9.8%। उसके बाद मैंने फिर कर्जा लिया क्योंकि अगली पेमेंट करना थी, और अगली पेमेंट 20,000 की करना थी। कब? 1 मई 20,000 की पेमेंट करना थी। तो मैंने 1 मई को जर्नल पूल में से पैसे निकाले। इसको कब तक यूज करना है? 31 दिसंबर तक। कितने मंथ्स? 8 मंथ्स। ये 8 मंथ्स बनते, कैलकुलेट कर लिए। आगे बढ़िए, अगली पेमेंट कब करना थी? 15,000 की पेमेंट आपको करना थी कब? 1 अक्टूबर। ये कितने मंथ्स 31 दिसंबर तक यूज हुआ? 3 मंथ्स इंटू 9.8%। लीजिए आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। जनरल बोरिंग में क्या करते हैं? 2 काम करते हैं। सबसे पहले कैपिटलाइज रेट फाइंड आउट करते हैं, वो कभी भी आपको कैलकुलेट करके नहीं देता। और फिर उस कैपिटलाइज रेट की बेस पे इंटरेस्ट का एक्सपेंस आपको फाइंड आउट करना है। वो जो कैपिटलाइज रेट होता है वो इंटरेस्ट का ही रेट होता है, लेकिन वेटेड एवरेज रेट होता है। ठीक है, और वेटेड एवरेज रेट हर उस सिचुएशन में फाइंड आउट किया जाता है जब आपने प्रोजेक्ट को फाइनेंस करने के लिए डिफरेंट पूल्स को यूटिलाइज किया, डिफरेंट सोर्सेज को यूटिलाइज किया, और हर सोर्स का इंटरेस्ट रेट अलग अलग था। और उसके बाद देखो, अगर ये स्पेसिफिक बोरिंग का क्वेश्चन होता तो पैसे कैसे कैसे यूज हो रहे हैं उसकी बेस पे हम टेम्पररी इन्वेस्टमेंट इनकम निकालते हैं। हम उसमें कहते हैं कि हमने एक ही दफा सारी की सारी अमाउंट परचेज कर ली थी, परचेज कर ली थी, हमने एक ही दफा प्रोजेक्ट के स्टार्ट में कर्जा ले लिया था, बाद में यूटिलाइज हुआ। इसमें हम क्या करें? जब यूटिलाइज करना है तब कर्जा लेना, और जो वो कर्जे की इंस्टॉलमेंट ली है, हर इंस्टॉलमेंट के एंगेजमेंट इंटरेस्ट एक्सपेंस आपको अलग अलग कैलकुलेट करना है। स्पेसिफिक बोरिंग में इंटरेस्ट एक्सपेंस को पीरियोडिकली कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होती। जनरल बोरिंग में इंटरेस्ट के एक्सपेंस को पीरियोडिकली आपको कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ती है। तो जब आप अच्छा, और आपने हमेशा सॉल्यूशन का ये पैटर्न लेना है। उसने यहाँ तो ये पैटर्न ऑप्ट किया, आगे जाके इसका वर्किंग स्टाइल चेंज हो जाता है, आप लोगों ने कंफ्यूज होना है, आपने अपना वर्किंग स्टाइल चेंज नहीं करना है, हमेशा इसको ऐसे ही सॉल्व करना। इज इट क्लियर? बढ़ते हैं आगे, एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाओ। एग्जाम्पल नंबर 5 पे आओ।